प्यारे विद्यार्थियों, क्या चल रहा है? बातें है भाई? हाँ, कुछ याद दिलाओ। काफी बढ़िया ना बायोटेक में तो। अगला लिखो, उपयोग। नेक्स्ट है क्या हो गया? बायोटेक के। अच्छा, ये तो बताना हम पढ़ क्या रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? बायोटेक क्या होती है? विज्ञान की एक ब्रांच जिसके अंदर क्या करते हैं? जीवों के आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन और मानव के लिए क्या बनाते हैं? उपयोगी। इसके अलावा इसके अंदर कई सारी और टेक्निक जैसे मैंने लिखाई है आपके सामने। एक दो टेक्निक आज और पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लिखो, उपयोग पीसीआर। पीसीआर टेक्निक क्या लिखोगे? पीसीआर। हाँ, अच्छी बात है। पॉलीमेरेस चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी। लिखो बेटा, पीसीआर। पूरा नाम पूछा जा सकता है, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी। लिखो जी फटाफट, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी, पीसीआर। लिख दिया सा? लिखो, इसकी खोज कैरी मुलिस। खोज लिखो बेटा, कैरी मुलिस ने की थी। खोज कैरी और मुली ने कैरी मुलिस ने 1983 में की थी। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैरी और मुली। एक ही है, कैरी मुलिस। वो तो याद रखने के लिए बोला, मतलब मास्टर याद कराए वो भी गलत। ये भगवान तुम्हारा तो। देखो इधर, पहले पूरा समझाता हूं, लिखना मत कुछ भी, तो बाद में कहोगे क्या एन क्या नहीं एन, क्यों एन ये एन। बस बस बेटा, आपके मन में एक बात आएगी कि सर पीसीआर क्या है। तो इसको मैं समझाता हूं, अच्छे से सुनना, समझना, और फिर मैं इसको लिखूंगा। पॉली मतलब होता ज्यादा, चेन का मतलब होता श्रृंखला, रिएक्शन मतलब क्रिया, और तकनीक ऐसी तकनीक जिसमें श्रृंखलाएं बढ़ाई जाती है। ये हुआ, उस तकनीक को नाम दिया जाता है पीसीआर। प्यारे मित्रों, जैसे कोई अपराधी है जिसने कोई मान लो कोई अपराध किया, वहां पर उसका बाल मिला, ब्लड मिल गया, या उसने मान लो किसी की मर्डर किया, तो दोनों के बीच में संघर्ष भी हुआ। तो उस दौरान जिसको मारा गया उसने संघर्ष करते करते उसके नाखून डाला और उसके नाखून में हल्का सा स्किन का टुकड़ा आ गया, यानी कि हमें अपराधी का कोई न कोई सेल का पार्ट्स मिला।
उसके अंदर होता है डीएनए। लगभग हम सबका डीएनए एक समान है, लगभग, लेकिन थोड़ा सा भाग विशिष्ट है, अलग है, जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसके ऊपर एक संख्या पाई जाती है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। उसके आधार पर हम उस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, जिसको हम नाम देते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या जिसको हम आजकल कहते हैं डीएनए टेस्ट। अब हमें अगर व्यक्ति का छोटा सा स्किन का टुकड़ा मिला, वो इतना छोटा कि उसमें डीएनए की मात्रा पूरी दिखाई नहीं दे रही है, कम है, और हमें 10 व्यक्तियों से उसका मिलान करना है, तो हमें डीएनए की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, उसकी प्रतिलिपियां बनानी पड़ेगी, उसकी फोटोकॉपियां बनानी पड़ेगी, और उसकी प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया, फोटोकॉपी बनाने की प्रक्रिया जो होती है, उसको नाम दिया जाता है मित्रों PCR। तो आपको समझ में आ गया होगा PCR क्या है। एकदम सिंपल भाषा में बोला मैंने। तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंट करने से पहले विशेषकर डीएनए की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। तो डीएनए मात्रा बढ़ाना कहलाता है मित्रों मॉडिफिकेशन। क्या कहलाता है? डीएनए का आवर्धन करना। आवर्धन करना, मॉडिफिकेशन करना, यह हम कह सकते हैं डीएनए की क्या बनाना बेटा? प्रतिलिपियां बनाना। क्या बनाना? फोटोकॉपी, प्रतिलिपि बनाई इसके द्वारा जाती है। यह क्रिया जिस ट्यूब के अंदर संपन्न की जाती है उस ट्यूब का नाम दिया जाता है बेटा इफ एंड ड्रॉप। एक विशेष प्रकार की ट्यूब आएगी जिसको हम क्या नाम देते हैं? इफ एंड ड्रॉप ट्यूब। और बेटा इसके अंदर सबसे ज्यादा एक एंजाइम काम में लिया जाता है जिसका नाम है टैक पॉलीमेरेस, जो थर्मस एक्विसिटस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि सर PCR है क्या? तो एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा डीएनए का आवर्धन किया जाता है, यानी कि मात्रा बढ़ाई जाती है, डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार की जाती है, उस प्रक्रिया को, उस विधि को नाम दिया जाता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेक्निक PCR, जिसकी खोज 1983 में वैज्ञानिक कैरी मुलिस के द्वारा की गई, जो कि जिस ट्यूब के अंदर संपन्न होती है, जिस यंत्र के अंदर संपन्न होगी एक टेस्ट ट्यूब, उसको नाम दिया इफ एंड ड्रॉप ट्यूब। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो कौन सा है बेटा? टैक पॉलीमेरेस। नाम नहीं लिखा मैंने, कौन सा होगा? टैक पॉलीमेरेस एंजाइम। और ये किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरिया का नाम थर्मस एक्विसिटस से प्राप्त किया जाता है। वापस सुनना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तकनीक का नाम है PCR, पूरा नाम है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी, खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैरी मुलिस, उत्तरी कोरिया का है। कब खोज की थी? 1983 में। क्या है बेटा? इसके द्वारा डीएनए का आवर्धन किया जाता है या डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। यह क्रिया इफ एंड ड्रॉप ट्यूब में होती है और इसमें सबसे ज्यादा जो उपयोग में लिया जाता है वह एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमेरेज, जो प्राप्त होता है थर्मस एक्विसिटस से। तो बेटा मैंने सिर्फ पॉइंट की बात की है, थ्योरी बिल्कुल गायब कर दी है, काम काम की चीजें बोली है क्या? ये चीज किसने खोजी? इसने। कब खोजी? ये। कौन सी क्रिया? इसमें क्रिया कहाँ होती है और क्रिया में कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? बस। झुको, तो मैं क्या करूं उसका? इस प्रक्रिया को प्यारे मित्रों 3 चरणों में संपन्न किया जाता है। कितने चरणों में? 3। कौन कौन सी? 1, 2 और 3। बस। पहला चरण कहलाता डीनेचुरेशन। क्या कहलाएगा बेटा? डीनेचुरेशन।
दूसरा चरण कहलाता है एनालिंग और तीसरा चरण कहलाता है एक्सटेंशन। ये 3 चरण इसके होते हैं। डीनेचुरेशन को हम हिंदी में कहते हैं विकृतीकरण, विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ये हमारे पास डीएनए है, क्या है हमारे पास, बताओ डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स होता है, 2 श्रृंखलाएं होती है जो आपस में गुथी हुई होती है। इन दोनों श्रृंखलाओं को 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे ला करके क्या करते हैं बेटा, अलग करते हैं। इस अलग करने की प्रक्रिया को नाम देते हैं डीनेचुरेशन। अलग कर दिया, अलग करने के बाद 3 एंड पर, कौन से सिरे पर, 3 एंड पर एक एक्स्ट्रा प्रोब जोड़ा जाता है, एक एक्स्ट्रा खंड जोड़ा जाता है जो नई श्रृंखला का निर्माण करेगा। ये जोड़ना कहलाता है एनालिंग। और फिर इसके द्वारा नई श्रृंखला बन गई। ये नई श्रृंखला बनना क्या कहलाया, एक्सटेंशन। तो एक यहां बन गई, एक श्रृंखला यहां बन गई, तब एक डीएनए से कितने बन गए, 2 डीएनए। फिर दोनों डीएनए के 4 भुजा अलग अलग कर दो, फिर 4 से वापस प्रोब जोड़ दो, 8, फिर 8 पे अलग कर दो। इस तरह से प्रतिलिपियां तैयार होती रहती है। वैसे आपको ये कोई नहीं पूछेगा, आपको फैक्ट पूछेगा क्योंकि आपका लेवल के हिसाब से। और मैंने तीनों चीज बता दी, फैक्ट भी बता दी, चरण भी बता दिए, कहां होती है क्रिया भी लिखा दी। वापस सबसे पहले डीएनए कैसा होगा, डबल हेलिक्स। इसको किस में बदलेंगे, सिंगल हेलिक्स में। नाम क्या दे देंगे, डीनेचुरेशन। विकृति कर दी, तोड़ दिया, जो आकृति उसकी तोड़ दी हमने। फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एक प्रोब, विशेष पदार्थ जोड़ेंगे जिसको हम प्रोब नाम देते हैं। इस प्रोब के द्वारा क्या होगा, नई श्रृंखला का निर्माण। तो बताओ 2 श्रृंखला अलग करके दोनों से जोड़ा, तो ये से भी डीएनए बना, इससे भी डीएनए बना, तो 1 से 2 बन गए। अब इसकी वापस श्रृंखला अलग कर दो तो 4 बन जाएंगे, फिर अलग श्रृंखला कर दो। इस तरह से इसकी प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। आया थोड़ा बहुत समझ में, हल्का सा, बस इतना याद रखना, आपका काम हो जाएगा। पहले तो आपको यही पता नहीं होता लोगों को पीसीआर है क्या, तो आपको ये तो पता हो गया ना, डीएनए की फोटोकॉपी बनाने का मेथड, डीएनए की मात्रा बढ़ाने का मात्रा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, फोटोकॉपियां बनी कि नहीं बनी, किसने खोजा, कैरी मुली ने। कब खोजा, 1983 में। 93 के सर, जागते रहो, मुंह धो के आ जाओ। चलो, स्नान करके नहीं आए हो क्या, किससे सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो, जो आए आगे, कम से कम आए तो हैं हम। चलो इधर हम पढ़ क्या रहे, याद हो गया मित्रों, पीसीआर पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी। खोजी किसने, कैरी मुलिस ने। कब खोजी, 1983 में। अच्छा, क्या होता है पॉलीमरेज पीसीआर, जिसमें डीएनए की मात्रा बढ़ाई जाती है, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए, जिसको क्या बोलते हैं, डीएनए का आवर्धन या प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। यह क्रिया कौन सी ट्यूब में संपन्न होती है, इफ एंड ड्रॉप, याद हो जाएगा, इफ एंड ड्रॉप ट्यूब के अंदर। इसमें मुख्य एंजाइम कौन सा काम में लेते हैं, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो कहां से प्राप्त किया जाता है, थर्मस एक्विसिटम से। कितने चरण होते हैं बेटा, 3। सबसे पहले क्या होगा, डीनेचुरेशन, जिसमें क्या करेंगे, डबल हेलिक्स डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि डीएस को एसएस में बदलेंगे। डबल हेलिक्स को किस में बदलेंगे, सिंगल में। फिर क्या होगा बेटा, प्रोब जोड़ेंगे, जो कहां जोड़ेंगे, 3 एंड पर। फिर क्या करेगा, डीएनए की श्रृंखला का निर्माण करेगा। तो कितने चरण हो गए, 3। और नॉर्मली आपको याद है, मान लो याद है, मान के चलूं, पक्का लिखा दूं क्या, पीसीआर लिखो। कुछ भी अलग अलग काम मिले तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है बेटा, सोच समझ के लिखाऊंगा, टिप्पा नहीं ठोकना। लिखो लिखो सा बेटा, पीसीआर वर्तमान में चर्चा में है, इसलिए इसको लिखाना जरूरी समझा। याद करो, आरटी-पीसीआर यही तो है, जो सैंपल मिला उसकी फोटोकॉपी बना करके चेक करना। लिखो, खोज लिख दिया 1983। लिखो, इसमें डीएनए का आवर्धन किया जाता है,
इसमें डीएनए का आवर्धन किया जाता है। डीएनए का आवर्धन किया जाता है। क्या किया जाएगा बेटा? डीएनए का आवर्धन, या लिख दो दूसरी लाइन में डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना ताकि अपने खिचड़ी नहीं बने, अपना प्रश्न सही होना चाहिए। और मैंने यही प्रयास किया, क्या होता है, क्या फैक्ट है, वो याद करने का प्रयास किया। उलझाया नहीं है, सीधी सीधी बात बताइए। अब आपको उलझना नहीं है, लोग इसमें उलझ जाते हैं और फिर प्रश्न तो सीधा आ जाता है, पीसीआर तकनीक निम्न से किसमें संपन्न होती है। समझे ना? सीधा प्रश्न आ जाता है, पीसीआर टेक्निक में सबसे मुख्य एंजाइम कौन सा है, ऐसे तो सीधे प्रश्न आते हैं, सीधा उत्तर हो जाएगा। कर लोगे ना? जैसे मित्रों आरएसपी में प्रश्न आया कि डीएनए के अंदर जो अलग विभिन्नता पाई जाती है, जिसके आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। इनके फैक्ट आता है। अब पूरी क्रिया में चक्कर में मत पढ़ना, यहां अपन जनरल साइंस के रूप में पढ़ रहे हैं, न कि सब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट फिर भी देखो बायोटेक काफी लंबी हो गई, जबकि मैंने कहा था दो तीन घंटों में करा दूंगा, फिर भी लंबी हो ही गई आखिर, और आज पूरी नहीं होगी। नेक्स्ट क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रह ही जाएगा, वो कल करेंगे। कल बायोटेक अपन पूरी कर देंगे। कल क्या फिर बाद में आपको ही पता है, मेरे को ही पता है। चलो इधर लिखो, खोज हो गया, बातें कराओ, इनसे बड़ी बड़ी करेंगे, और काम की बात बोलो तभी नींद आएगी। और अभी मैं कह दूं, सुनो, एक बार की बात है, एक राजा था, एक रानी थी। रुक जा 2 मिनट, सुनने दे मास्टर साहब क्या कह रहे हैं। एकदम एक्टिवनेस आएगी सबके अंदर। चलो लिखो बेटा, यह क्रिया इफ एंड ड्रॉप ट्यूब में संपन्न करवाई जाती है। क्या रही? ला इसको अब आता निपटाते, मेरे को आता नहीं आता। सर व्हाट इज द मंकी पॉक्स वायरस? किसने पूछा? आपने। बेटा मंकी पॉक्स वायरस का नाम है, इसमें शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं। सबसे पहले चेहरे पर होते हैं स्पॉट, फिर पूरे शरीर पर हो जाते हैं, बुखार आता है वायरस से, फिर वायरस से हो रहा है, इन्फेक्शन है, मुझे नहीं पता, जो होता पूरा बता दिया, फिर क्या होता है। नेक्स्ट लिखो बेटा, ये तो रोज आते रहेंगे जाते रहेंगे, पढ़ो अच्छे से, ये करंट में आप देखते रहो। रोज आता, कल लंबी बॉक्स आ गया, फिर टम्पी बॉक्स आ जाएगा। नेक्स्ट प्रतिलिपि इफ एंड ड्रॉप ट्यूब में संपन्न करवाई जाती है। वापस बोलो, यह क्रिया, यही बोला ना, इफ एंड ड्रॉप, ये लिखा हुआ है EFFENDROF, इफ एंड ड्रॉप ट्यूब में संपन्न करवाई जाती है। इफ एंड ड्रॉप ट्यूब में संपन्न करवाई जाती है। ये फिर भूल गया मैं, आज पक्का इसका इलाज करता हूं। कोई प्रश्न है? बता दूंगा सबको एक साथ। क्या है? लिखो, इफ एंड ड्रॉप ट्यूब में संपन्न क्रिया करवाई जाती है। अब इसको लिखा ना, 2 मिनट रुको। इसमें टैग पॉलीमेरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। इसमें टैग पॉलीमेरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जो
जो टैग पॉलीमेरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, जो थर्मस एक्विसिटम लिखा हुआ बोर्ड पे, इसमें भी सोच रहे कैसे लिखा जाए। किसको? तेरे को? थर्मस एक्विसिटम बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ये तो हो गए इसके फैक्ट जो आपके एग्जाम में आने लायक है। अब 2 लाइनें और समर्पित कर देते हैं ताकि आप राजी हो जाओगे। बाकी काम की चीज आपके यहाँ आ गई, क्या है, कहाँ होगी, किस में होगा, लिख दो। यह प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, 3 स्टेप। यह क्रिया, दिस प्रोसेस कंप्लीट बाय 3 स्टेप, 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा फ्री। लिखो कितने स्टेप में होगी बेटा? 3। कौन कौन सा? डीनेचुरेशन, एनालिंग और एक्सटेंशन। लिख सोसा। लिख दिया? तो लिख दो डीनेचुरेशन, ये यू ही है, RATI, डीनेचुरेशन, एनालिंग और एक्सटेंशन। मुझे नहीं पता बेटा, प्रिय प्रक्रिया विदेशी है, फॉरेनर, तो कृपया करके इंग्लिश शब्द याद रखने की क्षमता भगवान प्रदान करें। अब आपको विकृतीकरण अगर याद करके गए, ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ऑप्शन में डीनेचुरेशन मिलेगा। मैं फिर कह देता हूं, ऑप्शन में डीनेचुरेशन मिलेगा, ऑप्शन में एनालिंग मिलेगा, एक्सटेंशन मिलेगा। फिर हिंदी पढ़ के भी जब प्रश्न सही नहीं होगा तो क्या कर लोगे? इसलिए कोई भी चीज सोच समझ के लिखाई जाती है। कृपया अपना ज्ञान न बताएं, इसके बजाय ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करें। मैं फिर कहता हूं, ऑप्शन में आपको डीनेचुरेशन लिखा हुआ मिलेगा तो विकृतीकरण पढ़कर भी क्या कर लोगे? प्रश्न सही थोड़ी होगा फिर, तो फिर पढ़ा हुआ कहां काम आएगा? इसलिए बेटा कई जगह टेक्नोलॉजी के अंदर प्रयास करें इंग्लिश शब्दों को याद करने का, वरना 1 सेकंड लगती है, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि फिर तुम वो पढ़ लोगे, ये पढ़ोगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ये आएगा और आज तक का रिकॉर्ड रहा है। इसलिए थोड़ा अपने आप का अपना स्तर उठाने का प्रयास करें, न कि पहले की तरह बैठे रहे। इसकी बजाय शब्दों को याद करने का प्रयास करो। क्या होता है लिखो। पहला पॉइंट, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हिंदी में लिख दो ना, कोई स्पेलिंग लिखनी जरूरी क्या? हर बार आपको शब्द आना चाहिए। डीनेचुरेशन लिखो। इसमें डीएनए को 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तापमान याद रखना बेटा, 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर डबल हेलिक्स से, हिंदी में लिख दो, बोले द्विकुंडलित श्रृंखला से एकल श्रृंखला में बदला जाता है। यानी कि डबल हेलिक्स से सिंगल हेलिक्स, SS, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड, एकल श्रृंखला, और इंग्लिश वाले लिख देना डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। हो गया। डबल से क्या करेगा? सिंगल में बदलेंगे। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 94। इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। टेम्परेचर पूछ ले तो याद रखना, रख लोगे?
फिर लिखो एनालिंग। दूसरा शब्द लिखो साहब एनालिंग। अब तो डीएनए की श्रृंखला कैसी हो गई? एसएस, सिंगल स्टैंडर्ड। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर होगा 54। इसमें बेटा 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पर? 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसएस आरएनए की थर्ड एंड पर, कौन से सिरे पर बेटा? थर्ड, यानी थर्ड और 5 दो होते हैं ना, तो एक तो होगा 3 सिरा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 5 एंड। दो श्रृंखला होती है, तो थर्ड एंड पर हमेशा क्या जोड़ा जाएगा? एक प्राइमर जोड़ा जाएगा। हाँ वही आप हिंदी में बोल दिया, प्राइमर जोड़ा जाएगा। लिखो 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसएस डीएनए के, सॉरी आरएनए नहीं है, डीएनए है ना, एसएस डीएनए के थर्ड एंड पर वापस बोलता हूं, 3 बार बोल दूंगा, दिक्कत नहीं है। इसमें यही बोला बेटा, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसएस डीएनए के, एसएस में समझ गए ना, सिंगल स्टैंडर्ड के थर्ड एंड पर, थर्ड एंड सिरे पर प्राइमर जोड़ा जाता है। हिंदी में लिख दो ना, प्राइमर जोड़ा जाता है, प्राइमर जोड़ा जाता है। अब इसमें क्या रिपीट करूं बेटा? ये तो अब तक याद हो जाना चाहिए था। देखो इधर डीएनए कैसा है? सिंगल, तो हो गया एसएस डीएनए पर कौन से सिरे पर? तीसरे सिरे पर प्राइमर को जोड़ते हैं। वापस एसएस डीएनए के थर्ड एंड पर प्राइमर को जोड़ा जाता है, इसको नाम दिया एनालिंग। ये तो याद ही हो गया अब तक तो। अरे भाई डीएनए की श्रृंखला को अलग किया, डीनेचुरेशन, एक श्रृंखला पर प्राइमर जोड़ा, एनालिंग। अब लिखो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। लिख दो, इंग्लिश लिखना नहीं आती तो बोर्ड पे लिखा है। होशियारी जिंदगी में नहीं सुधर सकते, और जब तक अपने आप पे सुधार नहीं करोगे पुराना ज्ञान रहेगा, नया ज्ञान नहीं होगे तो नया प्रश्न नहीं कर सकते। फिर यात्री अपने जोखिम पे सफर करें। भाई बता सकता हूं, समझा सकता हूं, बार बार बोल सकता हूं, एक बार नहीं तो 4 बार बोल दिया, फिर भी नहीं आता तो नहीं आएगा, फिर कह दो मेरे को नहीं आता, खत्म। होशियारी सब कुछ ठा है, क्योंकि वो चेहरा बोल देता है। पता है कि डीएनए की श्रृंखला 2 होती है, एक को 3 और एक को 5 कहते हैं। 3 श्रृंखला पर प्राइमर जोड़ते हैं, 3 श्रृंखला पर, उसको हमने 2 श्रृंखला को अलग कर दिया, इसलिए एसएस बोला। ये भी आपको पता, सबको बोले बोल दो, पूछ लो। पहले डीएनए कितने श्रृंखला का था? 2 का था, उसको अलग किया तो कितनी श्रृंखला हो गई? तो सिंगल बोल दिया कि नहीं बोल दिया? और सिरे का नाम कौन सा? तीसरा, उस पर क्या जोड़ दिया? प्राइमर। किसको नहीं पता, पर फिर भी पूछेंगे है बेटा सुबह सुबह तो बख्श दिया करो यार, इसलिए मैं सुबह सुबह आना बंद कर दिया मैंने। हैं? आज फिर मैंने आ गया, मैंने कर रहा है ना, मैंने कहा फिर आदत उल्टी पड़ जाएगी 9 बजे उठने की, इसलिए। अगला लिखो एक्सटेंशन। लिखो इसमें 72 डिग्री सेंटीग्रेड, आज पूरे इंग्लिश पढ़ा देता आपको। हाँ इससे कौन सा हाईफाई बोल दिया रे, बहुत डिग्री सेंटीग्रेड। लिखो 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर टैग पॉलीमेरेज, टैग पॉलीमेरेज, मरेज नहीं है,
मैरिज। क्या सुबह सुबह सर आप कहाँ से है? पहले बोलते तो आते नहीं हम। टेक पॉलीमेरेज। कल मैं नहीं आया, कल नींद नहीं खुली यार, और लेट में आता नहीं हूँ, फिर मना कर दिया मैंने। लेक पॉलीमेरेज एंजाइम की सहायता से। तो क्लास तो टाइम पे शुरू हो गई थी ना कल, फिर क्या दिक्कत है? टेक पॉलीमेरेज एंजाइम की सहायता से डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण करते हैं। डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसको नाम दे दिया टेक पॉलीमेरेज। एंजाइम की सहायता से नई श्रृंखला का निर्माण करना क्या कहलाएगा? एनालिंग, सॉरी एक्सटेंशन। तो ये हो गया बेटा। अब देखो मित्रों, ये आपके कहला दिया पीसीआर। याद हो जाएगा पक्का? हाँ, इसमें ये तो समझ में आ गया ना कि पीसीआर में डीएनए की क्या बनाते हैं? प्रतिलिपि। क्या बनाते हैं? फोटोकॉपी। सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों श्रृंखलाओं को अलग कर, एक श्रृंखला पर प्राइमर जोड़ेंगे जो अगले स्टेप में डीएनए पर नई श्रृंखला का निर्माण करेगा, और करवाएगा कौन सा? एंजाइम, जिसका नाम है टेक पॉलीमेरेज। ये हो गया मित्रों प्रोसेस। आया समझ में? थोड़ा बहुत, थोड़ा तो आया समझ में? पढ़ क्या रहे ये तो बताए ना। पीसीआर पूरा नाम पूछे तो पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। जब बेटा जीएम का पूरा नाम पूछ सकता है तो पीसीआर का पूरा नाम नहीं पूछ सकता, इसलिए इस पर भी मैं जोर दे रहा हूं। खोज किसने की? कैरी और मुली नहीं, कैरी मुलिस, एक ही नाम है। कब की? 1983 में। क्या है ये प्रोसेस? डीएनए की फोटोकॉपी बनाना, डीएनए की मात्रा बढ़ाना। भाई फोटोकॉपी बनेगी तो मात्रा बढ़ गई, तो कोई भी शब्द कह दो, मॉडिफिकेशन डीएनए या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। फोटोकॉपी लेना, प्रतिलिपि। अच्छा ये बताओ, ये प्रक्रिया कौन सी ट्यूब में संपन्न होती है? विशेष ट्यूब जिसका नाम है इफेन ड्रॉप। याद रह जाएगा। इसमें मुख्य रूप से कौन सा एंजाइम काम में आता? टेक पॉलीमेरेज। कहां से प्राप्त करते हैं? बैक्टीरिया से। ऐसे बोलते बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, ऐसा भी ऑप्शन दे दे तो बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया? थर्मस एक्विसेटम। कितने पद होते हैं? 3। पहला क्या करेंगे? डीनेचुरेशन, दोनों श्रृंखलाओं को अलग करेंगे, फिर एक श्रृंखला पर प्राइमर जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे मित्रों? एनालिंग की क्रिया करेंगे, और फिर हो जाएगा एक्सटेंशन, नई श्रृंखला का निर्माण करेंगे। हो जाएगा सबके? बढ़े आगे तो लिखो नेक्स्ट। मैम प्राइमर अलग अलग काम में लेते हैं, P32 भी हो सकता है, इसलिए मैंने उचित नहीं लिखा, क्योंकि फिक्स नहीं होगा इसलिए नहीं लिखना। मैंने क्या बोला? हर चीज को सोच समझ के लिखाऊंगा। नेक्स्ट बोलो आगे। तो अगली तकनीक लिख दो। क्या करेंगे जब डीएनए की प्रतिलिपि बन गई तो इसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 2 लाइनें इसके भी लिखा देता हूं, लिखो। फिर इस प्रोसेस को अलग से पढ़ेंगे ढंग से। पहले लिख दो डीएनए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये आजकल इसको क्या नाम देते हैं आप? डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट जिसको आप लोग कहते हो, डीएनए टेस्ट। बताओ इसकी खोज किसने की थी? पहले फैक्ट की बात करता हूं, फिर प्रोसेस की बात करेंगे। बताओ फैक्ट, खोजा किसने? जिसने खोजा उसी ने। वो कौन था?
वही, बहुत बढ़िया। कम से कम मेरे को तो बख्शते। वही ऑप्शन देखे क्या, एकड़ बकड़ बम्बे वो ये लो वही है। क्या सोच के आया हो सुबह सुबह आज? मैं तो ये सोच के आया हूं कि मुझे डीएनए, फिंगरप्रिंट, पीसीआर, स्टेम सेल, ये 3 टॉपिक और कुछ फैक्ट, 1-2 परिभाषाएं, और टाइम मिलेगा तो टेस्ट ट्यूब बेबी बना के चला जाऊंगा। ये मैं सोच के आया हूं, क्योंकि क्लास में आने से पहले हमेशा प्लानिंग होनी चाहिए। बिना प्लानिंग के कभी आना नहीं चाहिए। तो मैं तो ये प्लानिंग लेके आया हूं। तो मुझे पूछते हैं सर आप क्या सोच के, बता दिया मैंने। सुबह उठते ही मैंने ये सोचा, डीएनए, फिंगरप्रिंट, पीसीआर, स्टेम सेल, ह्यूमन जीनोम, है ना, सुजननी की, यूजेनिक्स, यूफिक्स पढ़ा होगा ना आपने, कई बार प्रश्न आ जाता है यूजेनिक्स क्या होता है। तो ऐसे 2-4 शब्द तो अभी लिखूंगा, ये सोच के आया हूं मैं। तो लिखो, खोज है भाई, एलेक जेफरी। देख लिया तब तक मैंने बातें की, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे बात की, इसने फायदा उठा दिया। लिखो एलेक्स जेफरी, जाफरी नहीं, एलेक्स जेफरी। खामोश बंदा। लिखो 1984। एलेक्स जेफरी ने इसकी खोज की थी बेटा। ऐसा जोर से बोलो जो भी बोला है। ये दुनिया बड़ी लुटेरी है, कुछ नहीं बोल सकता मैं इनके आगे। एलेक्स जेफरी ने इसको खोजा था बेटा, कब? 1984। ये तो विश्व में खोजा था, इंडिया में किसने खोजा? लाल सिंह जी बा, भाई है अपने। तो लिखो खोज। देखो भारत में डॉक्टर लाल सिंह, तब डॉक्टर लिख दिया इसलिए लाल सिंह चल सकता, वरना लाल सिंह जी व वी के कश्यप साहब ने खोजा था। ऐसा ये मुझे नहीं पता बेटा, होशियारी। लाल सिंह तो याद रख दे, हैं? वीके कश्यप दोनों याद रख लेना। वीके कश्यप लो, के याद रहेगा, पी के लाल, ऐसा नहीं। डॉक्टर लाल सिंह और वीके कश्यप साहब ने इसको खोजा था। खोज किसने की बेटा? एलेक्स जेफरी ने। किसने खोजा? एलेक्स जेफरी। 1 मिनट, हाँ ले लूं आपका पूरा। हाँ, बात करते हैं किसकी? अरे इधर उधर नहीं, इधर बेटा। अपन बात कर रहे हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। 1 मिनट पहले इसको बंद करता हूं क्योंकि फोन तो आने ते हैं। नेक्स्ट, है क्या सोच रहा हूं? ये सोच रहा हूं कि इसके अंदर क्या बोलूं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या डीएनए टेस्ट खोज की थी एलेक्स जेफरी, या भारत के अंदर की थी लाल सिंह जी व वी के कश्यप।
प्यारे मित्रों, पहले मैं आज सटीक पढ़ा रहा हूँ, सीधा सीधा इसके प्रोसेस अलग से आपको मैं कल एक विधि के रूप में पढ़ाऊंगा ताकि थोड़ा समझ में आए, एक बार थोड़ा याद हो। तो याद रखना, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो डीएनए फिंगरप्रिंट है क्या। तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली डीएनए की विशिष्टता के आधार पर पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाता है। डीएनए विशेषता, मैंने कहा ना कि लगभग हम सब व्यक्तियों का डीएनए सेम है। लगभग बोला मैंने, इसका मतलब कुछ अलग है। तो कुछ भाग जो डीएनए का अलग होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। उस पॉलीमॉर्फिज्म भाग पर एक संख्या पाई जाती है जिसको हम कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जो लगातार रिपीट होते रहते हैं विशिष्ट स्थान पर। उसके आधार पर व्यक्ति की क्या करता है बेटा, पहचान। और ये पहचान करना क्या कहलाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्या कहलाएगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। हो जाएगा याद। तो प्रश्न ऐसा आएगा कि डीएनए में पाई जाने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है, जैसा कि RS प्री में मैंने आपसे बोल ही दिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। और पाई जाने वाली संख्या को क्या नाम दे दिया, VNTR। और इसकी क्या करते हैं, मिलान। अब व्यक्ति का कोई बाल मिला हो या रक्त मिला हो या स्किन का कोई पार्ट मिला हो, वहां से डीएनए लेकर के डीएनए के आधार पर जिस पर शक होता है उसे डीएनए लेंगे और दोनों के आपस में क्या करेंगे बेटा, एक्सरे करेंगे, फोटो खींचेंगे और फिर मिलान करेंगे। इसको नाम देंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। लिखो, लिखा दो शब्दों में, बोले 2 लाइन लिखो बेटा। किसी व्यक्ति में, लिखो, किसी भी व्यक्ति में पाई जाने वाली, किसी भी व्यक्ति में पाई जाने वाली डीएनए विशिष्टता, पाई जाने वाली डीएनए विशिष्टता के आधार पर, पाई जाने वाली डीएनए विशिष्टता के आधार पर पहचान करना, पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। पहचान करना पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। लिखो, व्यक्तियों में लगभग डीएनए की समानता पाई जाती है। लगभग डीएनए की समानता पाई जाती है। लगभग डीएनए की समानता पाई जाती है, लेकिन कुछ डीएनए का भाग, लेकिन कुछ डीएनए का भाग प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, जिसे अलग अलग होता है, जिसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, जो डीएनए में
जो डीएनए में जिस स्थान पर पाया जाता है, जो डीएनए में जिस स्थान पर पाया जाता है उसे VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट कहलाता है। रिपीट लिखा है, क्या लिख दिया? रिपीट क्या होगा? आर, बोलो ना फिर अब, REPI एक जना बोलो ढंग से। होशियारी कर रहे हो, अब लिख दो बस। अरे वो ठीक है, तुम मुझे ले रहे हो मास्टर, मास्टर भी तो तू मास्टर आखिर वो। फिर नेक्स्ट, कुल मिला के शब्द आपको समझ में आ गया। रिपीट, मजाक की हद होती है, फिर ज्यादा गड़बड़ हो जाता है इधर। नेक्स्ट क्या पढ़े पता है ना? लिखो, डीएनए फिंगरप्रिंट के आधार पर इसके आगे एक नया बिंदु बना के लिखो। हाँ कहते हैं, बस उसे VNTR कहते हैं। लिख दिया ना? कहते हैं। ये लाइन पूरी कर दी ना? कोई दिक्कत? देखो बेटा, लगभग हम सबका डीएनए सेम है, कुछ भाग डीएनए का अलग है। उस भाग को तो क्या, उस जो अलग पाया जाता है, उस अलग पाए जाने वाले की क्रिया को क्या नाम दिया? पॉलीमॉर्फिज्म। और इस पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए में जिस स्थान पर पाया जाता है उसको क्या नाम देते हैं? VNTR। तो विभिन्नता पाया जाना क्या कहलाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म। विभिन्नता जिस स्थान पर पाई जाती है उस खंड को क्या नाम देंगे? VNTR। तो प्रश्न तो यही आता है, ऐसे RS तक यही आया हुआ है, तो आपके कौन सा अलग जाएगा? नेक्स्ट, हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंट के आधार पर अपराधी की पहचान की जाती है। अपराधी की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर डीएनए की व्यक्ति अपराधी की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर अपराधी की पहचान की जाती है। बहुत सिंपल लाइन बोली, पर यहाँ तो है, या तो मैंने क्या बोला, मैं हमेशा एक बार बोलूंगा फिर मुझे वही लाइन वापस नहीं बोली जाती, क्योंकि मेरे सबसे बड़ी कमी कह दो, खासियत कह दो, वो ये है कि एक बार बोलने के बाद मेरे शब्द बदल जाते हैं, मेरी लाइन रटी हुई कभी जिंदगी में याद नहीं रहती है। आपकी क्लास में पढ़ूंगा वही अगली क्लास में पढ़ूंगा, लेकिन आप कॉपी देख लेना, फर्क मिल जाएगा, क्योंकि फिक्स मैटर नहीं होता। मैटर वही होगा, बात वही होगी, लिखने का तरीका चेंज हो सकता है। नेक्स्ट लिखो, दूसरी लाइन में, इसके द्वारा माता पिता व संतान संबंधी, माता पिता या संतान संबंधी विवादों को निपटाया जाता है। संतान संबंधी विवाद को निपटाया जाता है। वो मेरा बाप है ना, वो इसका बाप नहीं है, वो इसका बेटा ना, वो इसकी बेटी नहीं है, वो किसके आधार पर पता करेंगे? डीएनए जांच के आधार पर। ओके ना? माता पिता संबंधी विवाद,
पैतृक संपत्ति, कोई कहते मैं इसका बाप है, मैं इसकी संपत्ति लूंगा, तो इसका बाप नहीं है, ऐसे। नेक्स्ट, चुप, मैंने तो एक उदाहरण दिया रे। अच्छा बताओ भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लैब कहां है? हैदराबाद। डीएनए जांच कहां होती है? लिखो सा, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लैब हैदराबाद में स्थित है। वापस लिख दे, कौन सा गलत होगा, याद ही होगा। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लैब हैदराबाद में स्थित है। कहां स्थित है बेटा? हैदराबाद। बस इतना सा इसके अंदर आपको याद रखना। ये हो गया आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। कोई तकलीफ थोड़ी बहुत छोटी मोटी याद हो जाएगा। ये प्रश्न दिया भी था आपके टेस्ट के अंदर, शायद मेरे से किसी ने पूछा भी था, तो मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो, आ जाएगा। ये लो, हाँ जिज्ञासा नेक्स्ट हो गई जिज्ञासा पूरी। बढ़ू आगे, नेक्स्ट लिखो नोट। हाँ, नोट लिखा ही नहीं, पूरे 1 घंटा हो गया, और नोट के बिना तो जिंदगी अधूरी है। तो लिखो नोट। भाई पैसा सब कुछ तो नहीं है, बट पैसे के बिना क्या है? तो लिखो फिर भाई। हाँ, क्या हुआ? डीएनए में एसी कहां से आ गई रे? अच्छा, उस एसी को क्या डीएनए में एसी क्या होती, मैंने सोचा। रुक बेटा, चलो लिखो नोट। बेटा नोट के अंदर यहां देखना किस कोई घोटाला है। नोट के अंदर मैं आपको कुछ शब्द और कुछ शब्दों की डेफिनेशन लिखूंगा जो कई बार सीधी सीधी पूछ लेते हैं। तो पहला शब्द लिखो जैव सूचना विज्ञान, बायो इंफॉर्मेटिक्स। जैव सूचना विज्ञान, विज्ञान शुद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विशुद्ध ज्ञान, अच्छा मुझे नहीं आता, फिर आउट ऑफ कोर्स, नॉट रीचेबल। मैंने सोचा यार, मैं ये पढ़ाता हूं कि विज्ञान, जिसको इंग्लिश के अंदर साइंस कहते हैं, जो लैटिन भाषा का शब्द साइंस्टिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? जानना, नॉलेज, पता करना। ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन बेटा? साइंस्टिया। फिर मैं कहता हूं कि प्रकृति में जितना भी ज्ञान उपलब्ध है, उस ज्ञान को व्यवस्थित करके, इकट्ठा करके, जमा करके अध्ययन करना विज्ञान है। बस अब आप ज्यादा बन गए होशियार, मैं रह गया पीछे, बस मान लो। जहां ऐसा लग जाता कि मामला गड़बड़ हो रहा है, वहां हार मान लेनी चाहिए। ये मेरे सिद्धांतों में आता है। लिखो, क्योंकि मैं कभी भी बच्चे से क्लास में उलझना में विश्वास नहीं करता, मुझे सुलझाना होता है। मैं कभी भी लड़ाई करने का प्रयास नहीं करता। उससे अच्छा है अपने हाँ भी गलत हूं। बोरा जी लिख दो। अब लिखो जैव सूचना विज्ञान, बायो इंफॉर्मेटिक्स। सीधा प्रश्न आ जाता क्या है, या डेफिनेशन लेके दे दे ये क्या कहलाता है। ऐसे प्रश्न आपको अगर मिलेंगे तो आपके लिए नए नहीं होंगे, आपके पढ़े हुए होंगे। लिखो जीव सूचना विज्ञान क्या होते, लिखो कंप्यूटर में जैविक सूचना, कंप्यूटर में
जैविक सूचना, जैविक सूचना, बायोटिक इंफॉर्मेशन, ब्रैकेट में लिखो क्या होगा, जैसे आरएनए, डीएनए, आरएनए, डीएनए और लिख दो कॉमा जीन, आरएनए, डीएनए, जीन, जीन, फिर ब्रैकेट बंद कर दो। जीन मतलब कंप्यूटर में जैविक सूचना, ये तो ब्रैकेट में हो गया, को, जैविक सूचना को संग्रहित करके, संग्रहित, स्टोरेज, संग्रहित करके डाटा रूप, डाटा रूप प्रदान करके उनका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना, विश्लेषण करना क्या कहलाएगा बेटा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो विज्ञान की एक शाखा हो गई मित्रों ये भी। देखो इधर आपने कभी कहा कि देखा कि उन्होंने डीएनए की जांच कराई और डीएनए जांच पर पता चला कि उसको फलाना आनुवांशिक रोग है, या उसको जो ये दिक्कत हो रही है ये इसलिए हो रही कि उसके डीएनए में फलाना डिसऑर्डर है। तो ये कहां से आएगा, जांच से। तो मनुष्य ने क्या किया बेटा, हमारे शरीर के अंदर जो भी जीन है, पूरी जीन का, एक एक जीन का काम और उसकी संरचना का बायोडेटा तैयार कर दिया, डीएनए का बायोडेटा तैयार कर दिया, आरएनए का बायोडेटा तैयार कर दिया और एक सॉफ्टवेयर बना करके सॉफ्टवेयर के अंदर फीड कर दिया। ठीक है मित्रों, अब हमारे शरीर में कोई दिक्कत आती है तो जिस जीन की वजह से दिक्कत आ रही है उस जीन को लेकर के उसकी संरचना कंप्यूटर में डालते हैं और उसकी वास्तविक संरचना कैसी है वो पहले से फीड है, उसके दोनों को आपस में मिलान करते हैं। तो कोई ना कोई डिसऑर्डर है तो हमारे आगे आएगा। तो इस तरह से हमारी पूरी सूचनाओं को कंप्यूटर में डाटाबेस तैयार करके फीड कर दिया और अब हम उसमें जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करते हैं। इस क्रिया को नाम दिया जैव सूचना विज्ञान। याद रह जाएगा, सिंपल प्रोसेस है कि भाई हमारे शरीर में पाई जाने वाली जीन, डीएनए, आरएनए जो हमारे शरीर की जैविक सूचनाएं देती हैं, उन जैविक सूचनाओं का डाटा तैयार करके कंप्यूटर में फीड करके उसका एनालिसिस कर लिया, अच्छे से अध्ययन कर लिया। ये अध्ययन करना कहलाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सीधा प्रश्न आ जाएगा कि डीएनए, आरएनए का कंप्यूटर डाटाबेस तैयार करना कहलाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा जैव सूचना विज्ञान। ये ऑप्शन में नहीं हो तो हो जाएगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। ऐसा भी तो प्रश्न आ सकता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। तो ऐसा कंप्यूटर में फिट डाटा जिसे पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके आधार पर हम भविष्य में रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, रोगों का पता लगा सकते हैं, आनुवंशिक रोगों का पता लगा सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं। तो डाटा होगा तब करेंगे ना। ये डाटाबेस सूचना तैयार करना कहलाएगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। रह जाएगा याद। तो दूसरा शब्द लिखो जीनोमिक्स। पहला शब्द हो गया, दो चार शब्द लिखते रहना परिभाषाएं। जीनोमिक्स, जीनोमिक्स, जीनोमिक्स। अब स्पेशल बेटा पूरा डाटा तैयार कर दिया एक साथ तो पूरी विज्ञान तो कहला दी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स के वापस छोटे छोटे भाग बांट दिए, जिसमें पहला शब्द मैंने बोला है जीनोमिक्स। क्या करेंगे, कोई भी अलग अलग जीन की पहचान करना, उसकी संरचना देखना, उसके कार्यों का अध्ययन करना, अलग प्रोसेस, अलग विभाग बना दिया। भाई पहले तो हो गया उत्कर्ष, तो पूरी एक संस्था हो गई, तो नाम दे दिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके अंदर पूरे जीव, जिसमें प्रोटीन भी है, जीन भी है, डीएनए भी है, आरएनए भी है। अब जीएनए का खंड अलग कर दिया कि भाई आप लोग जीएनए का अध्ययन करोगे, आप डीएनए का करोगे, आप आरएनए का करोगे, तो वो तो अलग अलग ब्रांच वापस होगी नहीं होगी। तो केवल जीन की संरचना, जीन के कार्य का अध्ययन करे तो उसको नाम दे दिया जीनोमिक्स।
लिखो। इसके अंतर्गत जीन की पहचान, जीन की पहचान, जीन की पहचान, कॉमा, संरचना का अध्ययन, संरचना का अध्ययन, कॉमा, कार्यों का अध्ययन, संरचना का अध्ययन, कार्यों का अध्ययन, तथा स्थिति का अध्ययन किया जाता, लोकेशन, तथा स्थिति का अध्ययन किया जाता है। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो भी जीन होगी उन अलग अलग जीन की क्या करेंगे, पहचान करेंगे, क्या देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे, क्या करेंगे, उसका कार्य देखेंगे, और उसकी क्या देखेंगे बेटा, लोकेशन। ये अध्ययन करना क्या कहला देगा, जीनोमिक्स। अगला लिखो बेटा शब्द प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स, प्रोटियोमिक्स। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जीनोमिक्स में किसकी पहचान, तो प्रोटियोमिक्स में किसकी पहचान, तो लिख दो प्रोटीन की पहचान, संरचना व कार्य का अध्ययन। प्रोटीन की, अब शब्दों से अर्थ निकालना भी समझ गए ना, हर चीज रटना नहीं। प्रोटीन की पहचान, संरचना और कार्य का अध्ययन। और कार्यों का अध्ययन क्या कहला देगा बेटा, प्रोटियोमिक्स। एक लिखो बेटा ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। लिख दोगे, लिखना लिखो, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे, लिखो आरएनए की पहचान व उसके अणु का अध्ययन करते हैं। आरएनए की पहचान व उसके अणु का, मॉलिक्यूल का, स्ट्रक्चर का, अणु का अध्ययन। आरएनए की पहचान व उसके अणु का अध्ययन करते हैं। आरएनए की क्या करेंगे बेटा, पहचान करेंगे, और उसके अणु का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट बताओ, पहले तो ये 4 ब्रांच आपको याद हुई या नहीं, ये छोटी छोटी चीजें बेटा बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं, शब्द याद हो जाएंगे। पहला शब्द हमने क्या पढ़ा बेटा, पूरी एक साथ डाटा तैयार करना क्या कहलाएगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें डीएनए, आरएनए, जीन की संरचना, कार्य, जो भी है उसका डाटा बनाएंगे, संग्रहित करेंगे, और फिर उसका एनालिसिस, विश्लेषण करेंगे, जिसके अंतर्गत केवल जीन की पहचान, संरचना, कार्य का अध्ययन करना, जीनोमिक्स। शरीर में कई तरह के प्रोटीन होते हैं, उनके भी काम होते हैं बेटा, उनका भी स्ट्रक्चर होता है, तो उनका अध्ययन करना, काम करना, प्रोटियोमिक्स। और आरएनए के संरचना, अणु का अध्ययन करना, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। तो बेटा सबसे पहले आती है, मैंने आज क्या पढ़ाया, पीसीआर। आज की बातें पूरी याद है ना, घर जाके वापस ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार अच्छे से क्या करना है, रिवीज, वो तो करना पड़ेगा। और वो तो आपको क्या, मेरे को भी करना पड़ता है, मैं फिर कह देता हूं, नहीं तो मैं भी भूलूंगा, क्योंकि अपना इंसानी दिमाग ऐसा ही है,
अगर हम लोगों ने उसको महीना 2 महीना बाद रिपीट नहीं किया तो 100% अपन उसको मिस करेंगे, भूलेंगे। आपको भी पढ़ना है, हम भी पढ़ते लगातार, तब याद रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। तो याद तो रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो पीसीआर का पूरा नाम याद है, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी। खोज किसने की? कैरी मुलिस ने 1983 में। डीएनए की प्रतिलिपि तैयार करते हैं, डीएनए की मात्रा बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत डीएनए की क्रिया मात्रा बढ़ाने में प्रक्रिया अपनाई जाती है फैन ड्रॉप ट्यूब में, और मुख्य एंजाइम होता है टैग पॉलीमेरेज, तो थर्मस एक्विसिटम बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। फिर हमने कहा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, खोज की थी एलेक जेफरी 1984 में, और इसके अंदर व्यक्ति विशिष्ट की पहचान की जाती है। इसके अंदर पैतृक संबंधी विवाद निपटाए जाते हैं, अपराधी की पहचान की जाती है, और इसके अंदर व्यक्ति में डीएनए की जो विभिन्नता होती है उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और ये डीएनए में जिस खंड पर उपस्थित होती है उसे VNTR कहा जाता है। याद है? और भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लैब हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद मैंने एक शब्द लिखा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, दूसरा शब्द लिखा है जीनोमिक्स, तीसरा शब्द लिखा है प्रोटियोमिक्स, और चौथा शब्द लिखा है क्रिप्टोमिक्स। ट्रांसक्रिप्टेज तो रिएक्शन हो जाएगी। अगला शब्द लिखो बेटा यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या है? ये भी कई बार आता है। सुजननिकी, बताओ बेटा सुजननिकी किसे कहते हैं? सुजननिकी किसे कहते हैं? हाँ, यूजेनिक्स को कहते हैं, ये तो ठीक है। यूजेनिक्स किसे कहते हैं? बेटा अच्छी किस्म के जो जीव होते हैं, जैसे कोई गाय भैंस जो ज्यादा दूध देने वाली किस्में अधिक हैं, या एक गाय ऐसी है जो दूध ज्यादा देती है, और एक गाय ऐसी है जिसमें प्रतिरक्षा क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा है, तो हमने क्या किया, उस जीव दोनों का आपस में संकरण करवाया और एक नई संतान उत्पन्न की जिसमें प्रतिरक्षा भी आ गई और दूध ज्यादा उत्पन्न करने की क्षमता भी आ गई। यानी कि अच्छी किस्म के जीवों का संकरण करवा करके, मिक्स करवा करके अगली पीढ़ी में सुधार करना, अगली पीढ़ी में सुधार करना क्या कहलाएगा बेटा? यूजेनिक्स। आया समझ? उदाहरण दिया जैसे मैंने, अलग अलग जीवों के अच्छे गुणों को लेकर एक नई अगली पीढ़ी बनाना जिसमें और अच्छे नए गुण आ जाए, उस नई पीढ़ी में हमने सुधार किया, यह सुधार करना कहलाता है यूजेनिक्स। तो सीधा प्रश्न आ जाए, अच्छी किस्म के जीवों को संकरण करवा करके अगली पीढ़ी में नया गुण उत्पन्न करना, सुधार करना, निम्न में से कौन सी विज्ञान कहलाता है? यूजेनिक्स। सीधा प्रश्न, सुजननिकी लिखो। अच्छी किस्म के जीवों का, अच्छी किस्म के जीवों का संकरण करवाकर प्रजनन की सहायता से अगली पीढ़ी में सुधार करना, अगली पीढ़ी में सुधार करना यूजेनिक्स कहलाता है। फिर अगला है बेटा यूफेनिक्स।
यूफेनिक्स। लिखो बेटा यूफेनिक्स। सुजीवनिकी। यूफेनिक्स। यूफेनिक्स, या इसको हम क्या नाम देंगे बेटा? सुजीवनिकी। यूफेनिक्स, सुजीवनिकी। क्या होता है यूफेनिक्स? आपने ऐसे जीव बनाए जिसके आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन करके हमने पीढ़ी में सुधार करके मानव के लिए उपयोगी बनाया था। तो अगली पीढ़ी में हमने सुधार ही किया जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। जीएम जिसको हमने नाम दिया वो तैयार करना कहलाता है यूफेनिक्स। सुजीवनिकी, जिसको नया जीवन दिया, नया गुण दे दिया और इसमें संकरण करवाया। तो ये अलग मैटर है, ये अलग है। आया समझ में? दो अच्छी गुणों के पीढ़ियों का संकरण करवा के नया संतान बनाया तो हो जाएगा यूजेनिक्स। और एक ही जीव के अंदर नया जीन डाल करके उसके फिर संतान उत्पन्न की तो जनन नहीं करवाया, या जनन के साथ साथ देखो या सीधा फोटोकॉपी बनाई, संकरण नहीं करवाया, सीधा जीन डाल दिया, तो ये कहलाएगा यूफेनिक्स। अंतर समझ में आया ना दोनों में? पीछे अरे आपने रोजी गाय बनाई, रोजी गाय, तो उसमें नया जीन डाला और नया गुण उत्पन्न किया, पीढ़ी में सुधार किया, तो वो तो कहलाया यूजेनिक्स, यूफेनिक्स। ठीक है। और दो अलग अलग जाति के जीवों लेकर मेंडल की तरह संकरण करवाया, जीन नहीं डाला, संकरण करवाया, यूजेनिक्स। आया अंतर समझ में? तो लिखो, लिखो जीन अभियांत्रिकी द्वारा, जीन अभियांत्रिकी द्वारा जीवों के आनुवांशिक संगठन में सुधार करना। जीवों के आनुवांशिक संगठन में सुधार करना, जिससे अगली पीढ़ी में नए गुण उत्पन्न होते हैं, जिससे अगली पीढ़ी में नए गुण उत्पन्न होते हैं। अगली पीढ़ी में क्या होगा मित्रों? नए गुण उत्पन्न होते हैं। उसको अपन क्या नाम देंगे? यूजेनिक्स। आया बेटा समझ में? दोनों साथ साथ इसलिए लिखाया कि दोनों में मिलता जुलता है बट अंतर बहुत है। दोनों में अंतर बहुत कुछ है बट क्रिया एक जैसी आपको लग सकती है। नेक्स्ट अगला लिखो प्यारे मित्रों, सुपोषणिकी या यूथेनिक्स। सुपोषणिकी या क्या बोला बेटा? यूथेनिक्स। यूथेनिक्स बताओ मित्रों किसको कहता है यूथेनिक्स? हिंदी में कुछ समझे क्या? कि हम हमारे समझने का काम छोड़ दिया आजकल, वो आपके ऊपर छोड़ दिया हमने। हाँ, हम तो सिर्फ ब्रेक में चाय का ध्यान रखते हैं बस।
कब ब्रेक होगा, यही ध्यान रख रहे हो हैं? कि आपको क्या करना है उससे बताओ तो फिर। रोज ही खाए तो आगे ही बेटा यूफेनिक्स में अनुवांशिक संगठन पहले तो नई संतान उत्पन्न कर ली जिसमें नया गुण आ गया, सुधार कर लिया। हाँ, यूथेनिक्स क्या होता है बेटा, इनको मजाक में मत लेना, ये शब्द सीधे भी आ जाते हैं कई बार। यूथेनिक्स क्या है, यूफेनिक्स क्या है, यूजेनिक्स क्या है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, सीधे शब्द पूछ लेते हैं। और अगर हमें इन्हें का अर्थ आता, याद करो ये सब आधुनिक तकनीकी तो है, तो बायोटेक ही तो हुआ जिसके जीव में सुधार किया, और विज्ञान की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीवों के अंदर सुधार करके मानव उपयोगी बनाना, बायोटेक ही तो है, तो उसके भागी तो हुए। बेटा कोई भी जीव है, गाय भैंस मनुष्य कोई भी, और वो मादा प्रेग्नेंट है और उसको हम अच्छा पोषण दें, पौष्टिक पदार्थ दें, जिसे होने वाली संतान स्वस्थ हो, हष्टपुष्ट हो, यानी कि उसमें हमने क्या किया, पोषण के द्वारा अगली संतान में सुधार किया, उसकी कमजोरियां दूर की। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया यूथेनिक्स, पोषण देना, सुपोषणी की, अच्छे पोषण के द्वारा अगली पीढ़ी में सुधार करना। लिखो, इसके अंतर्गत अच्छा वातावरण व अच्छा वातावरण व अच्छा पोषण, या लिख दो पौष्टिक पोषण, पौष्टिक पोषण द्वारा, पौष्टिक पोषण द्वारा अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में सुधार करना, अगली पीढ़ी में सुधार करना क्या कहलाएगा प्यारे मित्रों, है यूथेनिक्स कहलाता है। आया समझ में कुछ? ये कुछ डेफिनेशंस, परिभाषाएं हैं जो आपको क्या रखनी है, याद। एक लिखो बेटा, जीन संपादन, अगला सब लिखते जाओ थोड़ी परिभाषाएं। जीन संपादन, जीन एडिटिंग, जीन संपादन। बताओ बेटा जीन संपादन किसको कहते हैं? कोई भी जीव के अंदर निष्क्रिय जीन है बेटा, उसको हटाकर दूसरी सक्रिय जीन डाला तो जीन को हमने क्या कर लिया, एडिट किया। और एडिट करना हिंदी में क्या कहलाता है, संपादन। लिखो, जीवों में उपस्थित, जीवों में उपस्थित जीवों में उपस्थित निष्क्रिय, जीवों में उपस्थित निष्क्रिय, निष्क्रिय या खराब, जो काम नहीं करिए, विकृत, खराब मत लिखो, लिखो निष्क्रिय या विकृत जीन को हटाकर, विकृत जीन को हटाकर उसके स्थान पर सक्रिय जीन का प्रत्यारोपण करना, सक्रिय जीन का प्रत्यारोपण करना, ट्रांसप्लांट, प्रत्यारोपण करना।
निष्क्रिय या खराब को क्या बोलेंगे बेटा? विकृत जीन को हटाकर उसके स्थान पर सक्रिय जीन का क्या करना बेटा? प्रत्यारोपण। उसको हम क्या नाम देते हैं? जीन संपादन। अगला लिखो। एक आपने कभी नाम सुना होगा जीन थेरेपी। बेटा दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा नाम अलग इसलिए दिया, इसमें तो केवल जीनों को हटा दिया और डाल दिया, लेकिन कोई आनुवांशिक रोग है किसी जीन के कारण और उसके अंदर जीन को हटाकर नई जीन डालकर अगली पीढ़ी उस आनुवांशिक रोग को होने से रोका, तो उसको नाम दिया जीन थेरेपी। और उसमें भी रोग को दूर किया जा सकता। तो आनुवांशिक रोगों को जीनों के हटाकर जोड़कर दूर करने की प्रक्रिया को तो नाम देंगे जीन थेरेपी, और निष्क्रिय जीन को हटाना नाम देंगे जीन संपादन। थोड़ा सा फर्क ध्यान रखना, वैसे है दोनों एक ही, बस नाम अलग अलग दे दिए। जीन थेरेपी लिखो, जीन थेरेपी लिखो बेटा। इसके अंदर जीन थेरेपी बोलो, लिख दिया हेडिंग सबने? लिखो बेटा, किसी भी जीव में उपस्थित आनुवांशिक रोग को जीन की सहायता से दूर करना, जीन थेरेपी कहलाता है। इधर बेटा जीन थेरेपी द्वारा सबसे पहले कौन से प्रकार के रोगियों का इलाज किया गया? तो आंसर होगा स्किड रोगियों का। जीन थेरेपी सर्वप्रथम कौन से रोगी में उपचार किया गया? स्किड रोगियों का उपचार किया गया, जिसके अंदर एडीए एंजाइम की कमी हो जाती है, जिससे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण रुक जाता है, जिससे इस प्रकार के रोगियों में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो ये इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। कैसा रोग है बेटा? इम्यूनिटी डिसऑर्डर, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग है, इसको दूर किया गया था। लिखा दूं? लिखो, जीन थेरेपी द्वारा सबसे पहले SCID स्किड रोगियों का इलाज किया गया। जीन थेरेपी द्वारा सबसे पहले SCID स्किड रोगियों का उपचार इलाज किया गया। इन रोगियों में ADA एंजाइम, ब्रैकेट पूरा नाम लिख दो, एडिनोसिन डी एमिनेज, ADA एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है। ADA
एंजाइम की कमी हो जाती है जिससे इनके शरीर में टी व बी लिम्फोसाइट इसमें भी लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं चाइनीज बोल रहा हूं क्या? टी फॉर टेलीफोन, देखो टी व बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की कमी हो जाती है जिससे इन रोगियों का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। टी व बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं की कमी हो जाती है जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। तो ये प्रतिरक्षा से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारी है। प्रश्न ऐसा भी पूछ ले मित्रों, जीन थेरेपी द्वारा सबसे पहले किस प्रकार के रोगियों का इलाज किया गया? तो इतना सा याद रखना, स्किड रोगियों का। स्किड रोग किससे संबंधित है? प्रतिरक्षा तंत्र से, जिसमें क्या होता है, टी और बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कम हो जाती है। पूरा ही लिखा दिया मैंने आपको। किसकी कमी हो जाती है? एडीए एंजाइम। जैसे बोले एडीए एंजाइम की कमी कौन से रोग में होती है? स्किड। ऐसा भी तो हो सकता है। कोई दिक्कत कभी आती नहीं है, पढ़ते तो दिक्कत आती है, स्किप हो जाता है। स्किड रोग है, फिर क्या बोला फिर अभी मैंने? ऐसा रोग जिसमें एडी एंजाइम की कमी हो जाती है। पूरा नाम बताओ इसका, लिख। सर्वे कॉम्बिनेट इम्यूनिटी डिसऑर्डर। ये स्किड का पूरा नाम और बोलो। स्किड क्या होता है पूरा लिखा दिया। कैसा, इसका पूरा नाम क्या? ये ले। एडीए का पूरा नाम क्या? तो ये ले, लिखा है बस। अब फालतू बात नहीं। स्किड इंग्लिश शब्द, हिंदी में कहां से लाऊं रे? हिंदी में ना प्रतिरक्षा तंत्र की कमी, मतलब जिंदगी में हम नहीं सुधरेंगे। सुधरना भी नहीं है, सुधर जाओगे फिर मास्टर बताएगा कैसे बेचारा, फिर मास्टर को पूछेगा कौन? अरे ऐसा पूछो जिसका उत्तर दिया जा सके, जिसका उत्तर देने में मास्टर को थोड़ा आनंद आए। जैसे जैसे इसने पूछा स्किड का पूरा नाम क्या है, तो मुझे भी लगा कि हाँ प्रश्न रंग का है, तो तुरंत बोर्ड पे आके मैंने लिख दिया। ऐसे कुछ पूछो तो बताया भी जाए। जैसे पूछ लेते सर एडीए का पूरा नाम क्या, मैं उसको बताता। जैसे पूछ लेते जीन थेरेपी से सबसे पहले इलाज किस रोगी का किया, तो अच्छा प्रश्न हो। हालांकि मैं छोड़ता नहीं हूं, नेक्स्ट। पर तुम सुधरोगे भी नहीं, क्योंकि हम और तुम दोनों एक जैसे हैं। पहले मनुष्य आदत का निर्माण करता है, फिर आदतें हमारा निर्माण करती है। तो लखन थोड़ी जाते अपने, कुछ भी हो जाए आदत तो आदत रहेगी। तो लिखो मेरे भाई, कोई बात नहीं, रहने दो। नेक्स्ट। तो बहुत कुछ पढ़ा दिया आज हमने आप लोगों को। हाँ बहुत कुछ। अब कुछ कुछ और पढ़ते हैं। बहुत कुछ तो हो गया, अब कुछ कुछ बचा है। एक लाइन जाते जाते आज और पढ़ा देते हैं। लाइन नहीं, एक, ये भगवान, ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। लिखो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी।
स्टेम सेल, हाँ अगला बिंदु नया बिंदु, बहुत कुछ पढ़ाया जाए ना उसके अंदर, तो मैंने आपको तो नया बिंदु भी पढ़ लेते हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी हिंदी में क्या कहते हैं? फिर वही बात बेटा, बात किसकी कर रहा हूं और आधुनिक टेक्नोलॉजी कैसी है? सिंधी नहीं, स्तंभ कोशिका प्रौद्योगिकी। हाँ लिख दो सर, सॉरी शक्तिमान, अब तो लिख दो मेरे प्यारे साथियों। लिखा क्या? स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्तंभ कोशिका तकनीक, और यही थी कल के अखबार में चर्चा। याद आया कि हमने स्टेम सेल से नया जीव बनाया है जिसमें हृदय भी बना और धड़कना प्रारंभ हुआ। तो निकट भविष्य में मनुष्य का तो क्लोन नहीं बनेगा, बट शरीर के अंगों को निर्माण करने में और अधिक सफलता मिलेगी। ये अखबार के अंदर न्यूज थी कल के पत्रिका में, लास्ट पेज पर, नहीं तो आज घर जाके वापस देखना। पढ़ते हो ना? मैंने कहा ना, फर्स्ट पेज पढ़ते हैं, खेल पृष्ठ पढ़ते हैं, पूरा अखबार हो जाता है इधर। तो ये है बेटा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। आया समझ में? सुने समझे नहीं तो क्या समझ में आया? देखो इधर, पहले इस तकनीक को मैं पूरा हल्का सा समझाने का प्रयास करता हूं, फिर आप समझना। प्यारे मित्रों, कुछ ऐसी विशेष कोशिकाएं होती है जो केमिकल इंडिकेट यानी कि रासायनिक संकेतों को प्राप्त करने के पश्चात विशेष अंगों के निर्माण की योग्यता रखती है। उन कोशिकाओं को स्टेम सेल कहते हैं। वर्तमान में इनका उपयोग चिकित्सा के अंदर अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। भाई ऐसी कोशिका जो शरीर के सभी अंगों को बनाने की क्षमता रखती है, पूरे शरीर को बनाने की क्षमता रखती है, उन कोशिकाओं को संकेत देकर के विशेष ऑर्गन का निर्माण किया जा सकता है। इस अंगों के निर्माण करने की तकनीक के अंदर जो कोशिका भाग लेती है, उन कोशिकाओं को नाम दिया जाता है स्तंभ कोशिका, जिसे एक तरह से क्लोन बना लिया मान लो। कैसे बेटा? इसको दो प्रकार से बांटा। किसके आधार पर? कलेक्शन के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? संग्रहण के आधार पर। कलेक्शन मतलब क्या हुआ? कलेक्शन, कलेक्ट करना, संग्रहित करना। संग्रहण के आधार पर कितने प्रकार से बांटा इनको? दो प्रकार से। कौन कौन से? तो एक तो हम कहेंगे वयस्क स्टेम सेल। कौन सी बेटा? वयस्क स्तंभ कोशिका, एडल्ट स्टेम सेल। और दूसरा होता है बेटा एम्ब्रियो स्टेम सेल। क्या हो जाएगी? भ्रूण स्तंभ कोशिका। तो ये दो तो किसके आधार पर हुआ बेटा? हाँ, आपने कलेक्शन किया इसके आधार पर। और तीन प्रकार होते हैं बेटा कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? काम के आधार पर तीन प्रकार, और कलेक्शन के आधार पर दो प्रकार। एक का नाम है टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट। दूसरा है बेटा प्लूरीपोटेंट। और तीसरा है बेटा मल्टीपोटेंट। तो कितने प्रकार हो गए इसके? तीन। याद रखना, अगर हम भ्रूण से कोशिका लेंगे तो उसको नाम दे देंगे भ्रूण स्तंभ कोशिका, और यदि हम अपने शरीर से लेंगे वयस्क अवस्था में तो नाम दे देंगे वयस्क स्तंभ कोशिका। क्या करते हैं? पहले
तीनों के काम बताऊं, फिर वापस इधर आऊं, फिर वापस जीरो से बोलूंगा, समझना। ऐसी स्तंभ कोशिका जिसमें शरीर के सभी अंगों को निर्माण की क्षमता के साथ साथ प्लेसेंटा, अपरा के निर्माण की भी क्षमता होती है, तो वो कहलाता है टोटीपोटेंट। पूरा शरीर, पूरा भ्रूण बना दे, साथ में अपरा भी बना दे, इनकी नया क्लोन बच्चा बनाया जा सकता है, तो वो कहलाएगा टोटीपोटेंट। ऐसी कोशिका जिसके अंदर शरीर के सभी अंगों के निर्माण की क्षमता होती है, लेकिन अपरा का निर्माण नहीं कर सकती, लेकिन अंग सभी बना सकती, प्लूरीपोटेंट। और ऐसी कोशिका जो शरीर के केवल विशेष अंग को ही बना सकती है, मल्टीपोटेंट। तो ये काम के आधार पर तीन प्रकार, शरीर के सभी अंगों का निर्माण प्लस अपरा प्लेसेंटा का निर्माण टोटीपोटेंट, सभी अंगों का निर्माण लेकिन प्लेसेंटा नहीं, प्लूरीपोटेंट, केवल विशेष अंग का निर्माण की क्षमता, मल्टीपोटेंट। अब बेटा मान लो मैंने अपनी किडनी की स्तंभ कोशिका को निकालकर, आजकल स्टेम सेल बैंक बने हुए जैसे अहमदाबाद में मिलेगा बेटा, वर्तमान में अगर सबसे ज्यादा पैसा है तो वो आने वाले समय बायोटेक में होगा, ये भविष्य कहता है। फॉरेन कंट्रीज में तो होता, अपने यहाँ भी ज्यादा प्रचार प्रसार है नहीं। तो बेटा क्या करते हैं, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है जाइगोट अवस्था में, और उसके अंदर सभी अंगों के शरीर के निर्माण की क्षमता होती है, उसमें से एक कोशिका को निकाल करके डॉक्टर क्या करता है, स्टेम सेल बैंक में रख देता है। निकट भविष्य में उस बच्चे का अगर किडनी खराब हो गई तो आपको किसी से किडनी लेने की जरूरत नहीं, स्टेम सेल बैंक जाओ, अपना कार्ड दिखाओ, उस कोशिका से निकालेगा और 15 दिन 10 दिन बाद उसकी किडनी बना देगा और उसको दे देगा, उसमें ट्रांसफर कर दो। है भाई, ऐसे बेच नहीं सकते क्योंकि दूसरे का अंग बॉडी स्वीकार नहीं करता है, HLA मैचिंग होनी चाहिए, तो बना हुआ भी काम नहीं आएगा। हाँ, इसमें ब्लैकमेलिंग हो सकती है। कैसे? जैसे वापस डॉक्टर के पास गए वुड लैब के अंदर, वो कहेगा बिल्कुल आपकी स्टेम सेल पड़ी है, हम इसके बच्चे की, आपके बच्चे की किडनी बनाकर दे देंगे, बट पैसे इतने लगेंगे, ज्यादा पैसा इसमें। मैंने क्या क्यों बोला, मैंने ज्यादा पैसा क्यों बोला, ब्लैकमेलिंग क्यों बोली, किडनी बनाकर भेज दे क्यों बोला, इसीलिए तो बोला कि वर्तमान आने वाले समय में ज्यादा पैसा कहां है, बायोटेक में, स्टेम सेल। अरे किडनी दे तो कितना चाहिए बोल। वैसे ये हॉस्पिटल वाले भी तो ब्लैकमेलिंग करते हैं, तुरंत स्टैंड डालो नहीं तो 10 मिनट में मृत्यु हो जाएगी, ले पैसे बोल बोल फटाफट स्टैंड डाल, बोले अंदर ले जाके बेहोश करके वापस लाए, हमें क्या पता स्टैंड डाला। समझे मेरे कहने का मतलब? तो ये चीज ज्यादा बढ़ सकती है। ये भ्रूण अवस्था में देंगे दोनों, और ये वयस्क अवस्था में देंगे, तो जो अंग दिया उस अंग को ही निर्माण किया जा सकता। तो ये तो नाम हो गया काम के आधार पर, ये हो गया आपने कब दी उसके आधार पर। ये होता है बेटा स्टेम सेल टेक्निक, एक लाइन की याद हो जाएगी। हमारे शरीर में जंतु शरीर की कुछ विशेष कोशिकाएं जिन्हों में अंग रासायनिक संकेतों को ग्रहण करके अंग निर्माण की क्षमता होती है, उनको स्टेम सेल कहते हैं। वर्तमान में इनका उपयोग चिकित्सा के अंदर अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है, जो संग्रहण के आधार पर 2 प्रकार, भ्रूण अवस्था, वयस्क अवस्था, काम के आधार पर 3 प्रकार, टोटीपोटेंट, पूरे शरीर प्लस अपरा का निर्माण की क्षमता, पूरे शरीर के निर्माण की क्षमता, अपरा नहीं, विशेष अंगों के निर्माण की क्षमता। याद हुआ कुछ? आ गया समझ में? इतना सा आपको याद रखना है, कर लोगे? तो लिखो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, लिखो मित्रों, बोलूं क्या? स्टेम सेल टेक्नोलॉजी लिखो। जीवों के शरीर में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जीवों के शरीर में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं
कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें रासायनिक संकेतों को ग्रहण करके विशेष अंग निर्माण की क्षमता होती है। रासायनिक संकेतों को ग्रहण करके विशेष अंग निर्माण की क्षमता होती है। विशेष अंग निर्माण की क्षमता होती है। उन्हें स्टेम सेल कहते हैं। उन्हें स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल कहते हैं। वर्तमान में स्टेम सेल का उपयोग स्टेम सेल का उपयोग चिकित्सा के अंतर्गत अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। चिकित्सा के अंतर्गत अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण में किया जाता है। स्तंभ कोशिका कार्य के आधार पर, नहीं पहले लिखो स्तंभ कोशिका, नई लाइन में लिख दो। स्तंभ कोशिका संग्रहण के आधार पर दो प्रकार की होती है। स्तंभ कोशिका संग्रहण के आधार पर दो प्रकार की होती है। नाम लिख दो, वयस्क स्तंभ कोशिका और भ्रूण स्तंभ कोशिका। वयस्क स्तंभ कोशिका और भ्रूण स्तंभ कोशिका। वयस्क स्तंभ कोशिका और भ्रूण स्तंभ कोशिका। लिखो बेटा, कार्य के आधार पर तीन प्रकार की होती है। कार्य, फंक्शन। कार्य के आधार पर तीन प्रकार की होती है। काम के आधार पर कितने प्रकार की होगी बेटा? तीन। कौन कौन सी? लिखो, नंबर एक, टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिका। टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिका। टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिका लिखो। इन स्तंभ कोशिकाओं में शरीर के सभी अंग निर्माण की क्षमता के साथ साथ शरीर के सभी अंग निर्माण की क्षमता के साथ साथ अपरा के निर्माण की क्षमता भी होती है। अपरा, प्लेसेंटा।
अपरा के निर्माण की समता भी होती है। अपरा के निर्माण की समता भी होती है। पूरे अंगों के निर्माण और अपरा के निर्माण की भी समता होगी। एक लाइन और जोड़ दो, यह भ्रूणी अवस्था में, भ्रूण एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणी अवस्था में संग्रहित की जाती है। यह भ्रूणीय अवस्था में संग्रहित की जाती है। भ्रूण के अंदर से अपन इसको स्टोर संग्रहित करते हैं। अगला लिखो बेटा, प्लूरीपोटेंट कोशिका। अपरा क्या होती है? प्लेसेंटा, नाभि, कोट, जिससे बच्चे को, भ्रूण को क्या मिलता है? पोषण। लिखो बेटा, प्लूरीपोटेंट। किसको बोलते हैं? प्लूरीपोटेंट। है भाई, प्लूरीपोटेंट किसको कहते हैं? लिखो, वह स्तंभ कोशिका जिसमें शरीर के सभी अंग निर्माण की क्षमता के साथ साथ, शरीर के सभी अंग निर्माण की क्षमता के, नहीं, शरीर के सभी अंग निर्माण की क्षमता होती है, लेकिन सभी अंग निर्माण की क्षमता होती है, लेकिन अपरा निर्माण की क्षमता नहीं होती। लेकिन अपरा, प्लेसेंटा, अपरा प्लेसेंटा निर्माण की क्षमता नहीं होती है। उसको क्या नाम देंगे बेटा? क्या नाम देंगे? प्लूरीपोटेंट। और तीसरी लिखो बेटा, मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट बताओ किसको कहेंगे? हाँ, देखो, वह स्तंभ कोशिका जिसमें केवल विशेष अंग निर्माण की क्षमता होती है। जिसमें केवल विशेष अंग निर्माण की क्षमता होती है। विशेष अंग निर्माण की क्षमता होती है, उसको अपन क्या नाम देंगे बेटा? मल्टीपोटेंट। तो ये हो जाएगी प्यारे मित्रों 3 प्रकार की स्तंभ कोशिका काम के आधार पर। कुल मिला के आपको मैंने बता दिया स्तंभ तकनीक क्या होती है। बेटा आज पढ़ा उसमें से कुछ याद हुआ क्या है? नहीं हुआ तो पढ़ो बेटा, घोल के थोड़ी पिला सकता। देखो इधर, देखते आपको कितना याद रहा। इधर फटाफट 1 मिनट से ज्यादा रिवीजन में नहीं देना, फिर आगे बढ़ते आईवीएफ पढ़ते हैं। देखो इधर पीसीआर क्या होता है? पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी। खोज किसने की? कैरी मुलिस ने। कब की? 1983 में। मुख्य काम क्या है इसका? डीएनए का आवर्धन या प्रतिलिपियां तैयार करना। कहाँ संपन्न होती है? एफएन ड्रॉप ट्यूब में। और इसमें एंजाइम कौन सा होता है? टैग पॉलीमरेज और थर्मस एक्वेसिटिस से प्राप्त करते हैं। इसमें ये चीज आपको याद रखनी है। फिर हमने बात की पद कितने बेटा इसमें? 3। डीनेचुरेशन, डीएनए की श्रृंखला को सिंगल करना, फिर प्रोब जोड़ना, प्राइमर जोड़ना, और फिर टैग पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से उसका नई श्रृंखला का निर्माण करना।
फिर हमने पढ़ा डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए टेस्ट, खोज की थी एलेक्स जेफरी और 1984 में, और भारत में की थी लाल सिंह और वीके कश्यप। डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्ति की पहचान करना, और विशिष्टता में जो अलग पाई जाती है विभिन्नता उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और खंड को वीएनटीआर कहते हैं, और इसकी लैब हैदराबाद में स्थित है। याद है अच्छे से। फिर हमने बात की डीएनए की विशेषता हो ही गई। फिर हमने बात की सूचना विज्ञान, जिसमें जीन, डीएनए, आरएनए की सूचना को डाटाबेस तैयार करना और कंप्यूटर में संग्रहित करके विश्लेषण करना। उसके बाद हमने पढ़ा जीनोमिक्स, जीन की पहचान, संरचना और काम स्थिति का पता लगाना, स्थिति का अध्ययन करना। प्रोटियोमिक्स, प्रोटीन की संरचना कार्यों का अध्ययन करना। ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए अणु की संरचना और कार्यों का अध्ययन करना। उसके बाद हमने पढ़ा यूजेनिक्स, सुजननी की, अच्छी किस्म के जीवों का संकरण करा के अगली पीढ़ी में सुधार करना। तीनों अगली पीढ़ी है। यूजेनिक्स, जीवों के आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन करके अगली पीढ़ी में सुधार करना। और यूथेनिक्स, अच्छे पोषण द्वारा जीव की अगली पीढ़ी में सुधार करना। जीन संपादन, कोई भी जीन हो उसको एडिट करना, उसमें निष्क्रिय खराब भाग को हटाकर नया सक्रिय भाग जोड़ना। और जीन थेरेपी, यही किसके द्वारा? जीन एडिटिंग के द्वारा आनुवंशिक रोगों को दूर करना जीन थेरेपी कहलाता है, जिसमें सबसे पहले इलाज किया था स्किड रोगियों का, जो क्या होता है बेटा? सेवेरे कॉम्बिनेंट इम्यूनिटी डिसऑर्डर, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित बीमारी है, जिसमें एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है, जिससे उसके अंदर टी व बी लिम्फोसाइड कम हो जाती है, जिससे प्रतिरक्षा में कमी आती है। यही पढ़ा मित्रों। और फिर हमने पढ़ा स्टेम सेल, कि हमारे शरीर के अंदर भ्रूण में विशेष कोशिका जिसमें सभी अंगों के निर्माण की क्षमता होती है। उसमें से वो होती है टोटिपोटेंट, जिससे सभी अंग, प्लस अपरा, मल्टीपोटेंट जिससे केवल विशेष अंग, और प्लूरिपोटेंट जिससे सभी अंग लेकिन अपरा नहीं। यहाँ तक आज पढ़ा, बाकी पढ़ते हैं कल। थैंक यू।